जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 21 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 30 दिसंबर 2024 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। अभी एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी आप, जिसके अंदर प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है। अब अभिक्रियाशीलता का पता होना चाहिए आपको। देखो के ना कार मांगे, के ना कार मांगे, आलू जाने फिर आलू जाने, फिर प्रभु है, फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत, क्यों होगी आगे औरत। ये इसका अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है भी, ठीक है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है वो सोडियम है, पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और लोहा, लेड, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर और एजी मरकरी और एचजी मरकरी, एजी सिल्वर और उसके बाद में एयू सोना। तो यहाँ पे सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैग्नीशियम हो जाएगा अभी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी कुछ बहुकोशिकीय जीवों में परिपक्व होने पर शरीर छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक टुकड़े से एक नए जीव में विकसित हो जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है। पूछा यहाँ पे बोला गया भी कुछ बहुकोशिकीय जीवों में। देखो भी एक क्वेश्चन ये भी आता है भी केवल ये आता है भी केवल एक कोशिकीय जीवों में, केवल एक कोशिकीय जीवों के अंदर है वो जनन की विधि कौन सी होती है। तो केवल एक कोशिकीय जीवों के अंदर जनन की विधि है वो विखंडन होती है भी। कौन सी होती है, विखंडन होती है। और केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में, कुछ बहुकोशिकीय सेल्स के जो जीव हैं उनके अंदर जो जनन की जो विधि होती है वो कौन सी होती है, वो होती है खंडन विधि। कौन सी होती है, खंडन होती है। युग्मक निर्माण होगा, गेमिट बनेगा तो वो आपका लैंगिक जनन में आ जाता है भी, वो आपका लैंगिक जनन के अंदर आ जाता है, ठीक है। और मुकुलन है ये हाइड्रा में होता है भी, ये आपका हाइड्रा के अंदर है वो मुकुलन होता है भी, ठीक है। हाइड्रा है वो मुकुलन के द्वारा है वो जनन करता है और हाइड्रा है वो वैसे पुनर्जनन विधि के द्वारा भी क्या है, जनन करता है भी। पुनर्जनरेशन विधि के द्वारा भी ये क्या करता है, जनन करता है। लेकिन स्पाइरोगायरा है ना, ये बहुकोशिकीय है। अब स्पाइरोगायरा के अंदर है वो लैंगिक जनन भी पाया जाता है और अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। लेकिन अलैंगिक जनन है ना वो खंडन विधि के द्वारा करता है ये, ठीक है, खंडन विधि के द्वारा करता है। ये क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। तो कुछ बहुकोशिकीय जीवों में परिपक्व होने पर शरीर छोटे टुकड़ों में, यानी स्पाइरोगायरा को जितने टुकड़ों में आप काटोगे उतने ही नए जो टुकड़े हैं, छोटे टुकड़े हैं, वो क्या है, परिपक्व होकर के एक नया जीव विकसित कर लेंगे भी।
तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, खंडन विधि, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक होता है आयनिक यौगिक और एक होता है सहसंयोजक यौगिक, उनके बारे में पढ़ेंगे। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं ये सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आयनिक यौगिकों का गलनांक है वो उच्च होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं और आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे याद रखना भी आयनिक यौगिक होते हैं ना, ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते भी, ये गलित अवस्था के अंदर है वो विद्युत का चालन करते हैं भी। अब देखो भी आयनिक यौगिक होते कौन से हैं वो देखो। आयनिक यौगिक जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बताऊं भी NaCl है और एक यहाँ पे CH4 ले लेते हैं मेथेन, NaCl नमक होता है। अब इसके अंदर आयनिक यौगिक, ये आयनिक यौगिक का उदाहरण है और ये आपका सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है। अब ये आयनिक यौगिक क्यों है, क्योंकि इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है भी, सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन एक त्याग कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है ग्रहण करने वाला है, यानी क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो आयनिक यौगिक कौन से होते हैं, तो आयनिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जिसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है। सहसंयोजक यौगिक कौन से होते हैं, तो सहसंयोजक यौगिक के अंदर है वो दोनों ही, इसमें क्या है दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। देने वाला कोई नहीं होता, लेने वाले होते हैं दोनों के दोनों। यानी कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, और हाइड्रोजन को भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसमें क्या होता है भी दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, देने वाला कोई नहीं होता। तो यहां पे क्या होती है साझेदारी होती है, यहां पे साझेदारी होती है। तो वो कौन सा हो जाएगा, सहसंयोजक बंद हो जाएगा या फिर सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा, जिसमें दोनों लेने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जिसमें एक लेने वाला और एक देने वाला होता है, वहां पे आयनिक यौगिक हो जाएंगे भी। ठीक है, आयनिक यौगिक है वो जल में घुलनशील होता है, लेकिन आपका जो सहसंयोजक यौगिक है ना ये जल में घुलनशील नहीं होता, ये कार्बनिक विलायक बोल सकते हैं। ठीक है, कार्बनिक जल के अंदर है वो घुलनशील होता है, कार्बनिक विलायक के अंदर घुलनशील होता है कौन, सहसंयोजक यौगिक। और आयनिक यौगिक है वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन सहसंयोजक यौगिक है वो ठोस नहीं होते भी। ठीक है, और ये गलित अवस्था के अंदर है वो विद्युत का चालन करते हैं, सहसंयोजक यौगिक गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट होता है ये सब कुछ, इसका गलनांक उच्च होता है तो इसका गलनांक उच्च नहीं होता भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के स्थित होता है। अब देखो भी अवतल दर्पण, पहले कंडीशन यानी चित्र बना के समझ लेते हैं। अवतल दर्पण और ये होता है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होता है, जिसका अंदर धसा हुआ भाग रिफ्लेक्शन का कार्य करता है, परावर्तन का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, तो वो आपका अवतल दर्पण कहलाता है। अब इसमें अंदर धसा हुआ भाग है वो रिफ्लेक्शन का कार्य करेगा, तो इसका वक्रता केंद्र है, इसका जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण के सामने होगा भी ये दर्पण है, दर्पण के सामने इसका वक्रता केंद्र होगा। और यहां पे ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग है ना वो क्या करेगा, परावर्तन का कार्य करेगा। तो इसका जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण के पीछे होगा, इसका जो दर्पण के पीछे होगा वक्रता केंद्र, दर्पण के पीछे, और ये सामने होगा। तो यही पूछा है इसने वक्रता केंद्र कहां होगा, तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र है वो सामने होगा, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र है वो पीछे होगा। तो सामने और पीछे जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, वर्षण में बनने वाले शुक्राणुओं का परिवहन के माध्यम से होता है। वर्षण के अंदर शुक्राणु बनते हैं, यह क्वेश्चन 2000 ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। शुक्राणुओं का निर्माण कहां पे होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। और शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो वर्षण के अंदर होता है। अब वर्षण में बनने वाले जो शुक्राणु हैं उनका परिवहन किसके माध्यम से होता है, शुक्राशय के माध्यम से होता है, या फिर मूत्र मार्ग के माध्यम से होता है, या फिर शुक्रवाहक के माध्यम से होता है, या फिर मूत्राशय के माध्यम से होता है। तो वेस डिफरेंस जिसे शुक्रवाहिनी बोलते हैं,
शुक्र वाहक बोल दो या फिर शुक्र वाहिनी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही शल्य यानी शल्य क्रिया की जाती है, शल्य चिकित्सा की जाती है, तो यहां पे किसको कट किया जाता है? जब पुरुष की नसबंदी की जाती है, पुरुष होता है, पुरुष की जब नसबंदी की जाती है तो क्या किया जाता है? तो शुक्रवाहक या फिर वैस डेफरेंस या फिर शुक्रवाहिनी के अंदर वो चीरा लगाया जाता है भी, ठीक है। तो इससे होकर के यानी शुक्रवाहिनी के माध्यम से क्या है, शुक्राणुओं का परिवहन होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और शुक्रवाहिनी का जो लंबाई होती है वो लगभग 40 सेंटीमीटर के करीबन होती है, भी 40 सेंटीमीटर के करीबन होती है, ठीक है। तो मूत्राशय है वो मनुष्य के अंदर मूत्राशय वो एक ही होता है भी, ठीक है। ये मूत्राशय है वो एक ही होता है। और मूत्र वाहिनियां हैं वो 2 होती है भी, ठीक है। मूत्र मार्ग है वो भी एक ही होता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पदार्थ की द्रव अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार है वो निश्चित नहीं होता। बिल्कुल सही बात है अभी, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार है वो द्रव को जिस पात्र में डाला जाए उसका जो द्रव है वो उसी का आकार ले लेता है। बिल्कुल सही बात है। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर है वो अधिक होती है, ये भी बात सही है। विसरण का मतलब हो गया भी एक प्रकार से घुलने की जो दर है ना, वे ठोस पदार्थ है वो जल्दी से घुलेंगे नहीं, लेकिन द्रव है उसमें घुलने की जो दर है वो अधिक होती है, ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पादपों में निषेचन के बाद अंडाशय में परिपक्व हो जाता है। पादप होते हैं उसमें अंडाशय है वो किसमें परिपक्व होगा? जब विकसित होगा तो अंडाशय किसमें परिपक्व हो जाता है, क्या बन जाता है? और एक होता है बीजांड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीजांड। अब बीजांड है ना वो बीज के अंदर कन्वर्ट होता है, भी नाम से पता लग रहा है, बीज से बीजांड और बीज से बीज। तो बीजांड है वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाकर के। अंडाशय है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है भी। अंडाशय किस में कन्वर्ट हो जाता है? फल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? फल, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? और ये दोनों के दोनों अंडाशय और बीजांड ये दोनों के दोनों हैं वो मादा पुष्प के जनन अंग है, मादा पुष्प के जनन अंग हो जाएंगे। चीजें समझ में आ गई? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से किस तत्वों के ऋणात्मक आयन यानी ऋणायन बनाने की सबसे अधिक संभावना है, यानी सबसे ज्यादा जो ऋणात्मकता है वो किसमें होती है? तो ऋणात्मक आयन या फिर ऋणायन होता है वो आपका FON फोन के अंदर होता है भी, FON फोन के अंदर होता है। तो पहले फ्लोरीन आता है भी, ऋणात्मक आयन के अंदर वो फ्लोरीन आता है, और उसके बाद में ऑक्सीजन होता है, और उसके बाद में क्लोरीन आता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं फ्लोरीन फिर क्लोरीन, ये इस प्रकार से चलता है। तो ऋणात्मक आयन है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, लेकिन फ्लोरीन तो ऑप्शन में ही नहीं है आपके। तो यहां पे क्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लोरीन है वो सबसे ज्यादा आपका राइट आंसर होगा। कैल्शियम है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन यहां पे आपका क्लोरीन पे है वो नेगेटिव चार्ज होता है भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा, और ऋणायन बनाएगा तो इसे क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे भी। यानी इलेक्ट्रॉन कोई त्यागेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इस पे 3 पॉजिटिव आ जाता है। इसी प्रकार से क्लोरीन है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है भी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर क्या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसे एनायन बोलेंगे। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव, ये आपका जो पॉजिटिव यानी कहने का मतलब ये अभी धनात्मक, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनात्मक बनेगा, जिसे एनायन बोलेंगे भी, से कैटायन बोलेंगे, सॉरी धनात्मक धनायन जो कि क्या होगा? ये होगा कैटायन, इसे क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे। और ऋणात्मक हो उसे एनायन बोलेंगे भी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। और सबसे ज्यादा तो अभिक्रिया, सबसे ज्यादा
जो अक्रियाशील तत्व होता है वो सोडियम होता है भी, इसीलिए इसमें सोडियम ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूं मैं, सोडियम होता है क्योंकि सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है अभी। इट्स ओके। एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम और जिंक, Zn जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है भी। क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है भी। चीजें समझ में आ गई? यानी ये क्षारीय माध्यम भी दर्शाता है और अम्लीय माध्यम भी दर्शाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? अब लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता वो आपको बताना है। यसद लेपन, यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है इसको, जब लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे यसद लेपन बोलते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और पेंट करना, ये पेंट होगा भाई, पेंट करना यानी पेंटिंग से भी अपन क्या है लोहे को जंग से बचा सकते हैं, और क्रोमियम लेपन से भी, क्रोमियम प्लेटिंग से भी, क्रोमियम की प्लेट या फिर क्रोमियम का लेप अगर अपन लोहे के ऊपर कर देंगे तो भी लोहे को जंग से बचा सकते हैं, लेकिन गर्म करके अपन लोहे को जंग से नहीं बचा सकते भी, ये एक विधि नहीं है इसके अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रत्येक 2 ओम के 2 प्रतिरोध 4 वोल्टेज की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है अभी, तो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एम्पियर में क्या होगी ये आपको बताना है। तो दोनों के दोनों प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है, 2 ओम के 2 प्रतिरोध है तो श्रेणी क्रम में है, तो आप डायरेक्ट है वो तुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट निकालते भी, R1 प्लस में R2 इस प्रकार से। तो यहाँ पे 2 प्लस में 2 तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। अब 4 ओम हो गया तो इसका मतलब आपके पास में तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आ गया। अब ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR होता है, और I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर V अपन में R हो जाएगा भी। तो V आपके पास में कितना है? तो V आपके पास में 4 है, और यहाँ पे R कितना है? तो R अभी आपने तुल्य प्रतिरोध निकाला 4, तो बराबर में 4 एकम 4, तो 1 एम्पियर इसमें क्या आ जाएगी आपके पास में? धारा आ जाएगी भी। तो 1 एम्पियर जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, धोने के सोडे का उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धोने के सोडे के उपयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है अभी। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो धावन सोडे का यूज किया जाता है, जो कि Na2CO3.10H2O, ये आपका वाशिंग सोडा होता है, ये फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। और ये तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करेगा, लेकिन पेयजल को, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है ALP 2024 में, पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए, पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसका उपयोग कागज उद्योग में नहीं किया जाता। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नाम ही आपको पता है वाशिंग सोडा है, तो धोने का सोडा वाशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में भी किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बोरेक्स जिसे सुहागा बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं? सुहागा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बोरेक्स या फिर सुहागे का निर्माण के लिए किसका यूज किया जाता है? धावन सोडे का यूज किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2 और Na2B4O7.10H2O। ये धावन सोडा, ये सुहागे का फॉर्मूला होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयोग कागज उद्योग में नहीं किया जाता, ये बिल्कुल गलत बात है। गलत कौन सा था ये बता रहा है ये, तो कागज उद्योग के अंदर धावन सोडे का यूज किया जाता है भी, कागज उद्योग के अंदर किया जाता है, ठीक है। कांच उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है, तो ये बोल रहा है नहीं किया जाता, लेकिन ये बात गलत है, किया जाता है इसका। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक पादप कोशिका को कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखे जाने पर क्या होगा?
अब देखो भी एक कोई पादप सेल है, उस पादप सेल को कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखा जाता है। अधिक जल सांद्रता का मतलब समझते हो भी, जिसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे ये देख लो भी, अपने पास में एक टब पानी का टब है, इस पानी के टब के अंदर है वो, यहां पे हमने एक घोल रखा है भी, नमक और पानी का एक घोल है अपने पास में, और इस घोल के अंदर है वो पानी की मात्रा ज्यादा है। पानी की जो मात्रा है ना वो तो क्या है, ज्यादा है, और जो नमक की मात्रा है, नमक की मात्रा है वो क्या है, न के बराबर है, यानी बहुत ही कम है। और इसके अंदर हमने क्या है, पादप सेल यानी पादप कोशिका को रख दिया। अब पादप कोशिका को रख दिया तो जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण है वो पानी है वो चला जाएगा कहां पे, कोशिका के अंदर चला जाएगा भी, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है बाहर, तो पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी है वो कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिका है वो फूल जाएगी। दूसरी बात ये आती है भी, जब पानी की मात्रा कम हो जाए, अब ये मान लो भी दूसरी कंडीशन में पानी की मात्रा है वो क्या है, कम है, और नमक की मात्रा ज्यादा है, तो कहने का मतलब पानी की मात्रा कम है इसमें और नमक की मात्रा ज्यादा है, तो यहां पे जब कोशिका को रखेंगे इस माध्यम में तो क्या होगा, कोशिका से बाहर पानी आ जाएगा भी, कोशिका के अंदर जो पानी था वो बाहर आ जाएगा, जिससे कोशिका है वो सिकुड़ जाती है भी। ठीक है, तो इसने बोला भी एक पादप कोशिका को कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखा जाता है भी। कोशिका के अंदर जो जल है ना उसकी तुलना में बाहर जल ज्यादा है और उस माध्यम में पादप कोशिका को रखा जाता है भी। हमारे पास में ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो पानी है ना उसकी तुलना में हमारे पास पानी ज्यादा है, बाहर पानी ज्यादा है, तो पानी क्या करेगा, अंदर चला जाएगा। और कोशिका की तुलना में अगर पानी बाहर कम है, अपने पास में इस टब के अंदर पानी कम है, तो पानी है वो कोशिका से बाहर आ जाएगा भी, तो ये आपकी जो कोशिका है वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। लेकिन अब क्या है, अपने पास में पानी ज्यादा है तो पानी कोशिका के अंदर चला जाएगा और ये कोशिका है वो क्या है, फूल जाएगी। तो यह संभव होता है, फूल जाएगी, तो आपका पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसको जब पादप कोशिका के अंदर पानी भरा जाता है तो उसको फटने से कौन रोकता है, तो पादप कोशिका के बाहर चारों ओर है वो एक लेयर पाई जाती है, सेल वॉल, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। और ये कोशिका भित्ति है वो मर्त होती है भी। कैसी होती है, मर्त होती है। इसकी खोज है वो रॉबर्ट कोच ने की थी भी, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। और ये जो कोशिका है ना इसको क्या है, फटने से रोकती है पादप कोशिका को। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 600 न्यूटन भार का एक लड़का 10 मीटर की ऊंचाई पर एक रस्सी द्वारा चढ़ता है। इस कार्य को पूरा करने में उसे 20 सेकंड लगे। उसके द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात करनी है। शक्ति बराबर क्या होता है भी, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय ये शक्ति का फॉर्मूला होता है। अब शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, तो लेकिन कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन ये होता है। अब बल कितना लगा, 600 न्यूटन का लगा, तो यहां पे पावर P से पावर 600 न्यूटन का बल लगा, इंटू विस्थापन कितना हुआ, तो 10 मीटर की ऊंचाई और ये 10 मीटर, ये तो आपके पास में क्या आ गया, कार्य आ गया। और अपॉन में समय कितना लगा, 20 सेकंड, तो अपॉन में 20, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करोगे 300 वाट चला गया। तो यहाँ पे आपकी शक्ति कितनी आ जाएगी, 300 वाट आ जाएगी, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, जब मूत्र नलिका से होते हुए प्रवाहित होता है, जब मूत्र नलिका से होते हुए प्रवाहित होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित नहीं होता है। ग्लूकोज को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है भी। हमारे मूत्र के अंदर बहुत सी अशुद्धियां होती है भी, ठीक है। और हमारी जो किडनी है ना, किडनी है वो अशुद्धि के रूप में प्रतिदिन 180 लीटर अशुद्धि के रूप में छानती है भी। और हमारे द्वारा जो मूत्र के द्वारा त्यागा गया जो अशुद्धि है
वो लगभग 1 से 2 लीटर होती है। अभी बाकी कहां चली जाती है? बाकी ये मान लो भी 179 कहां पे चली गई? 179 लीटर है, वो कहां पे चली गई? अब इन अशुद्धियों का वापस से पुनः अवशोषण हो जाता है। अभी पुनः अवशोषण हो जाता है, और उन पुनः अवशोषण के अंदर है वो जल है, उनका पुनः अवशोषण हो जाता है। अभी ठीक है, ग्लूकोज का 100% पुनः अवशोषण हो जाता है, जल का लगभग 75% है वो पुनः अवशोषण होता है। अभी लवण का भी पुनः अवशोषण हो जाता है, और एमिनो अम्ल है ये भी पुनः अवशोषण हो जाता है। लेकिन यूरिया है वो क्या है? अपशिष्ट है। यूरिया है वो अपशिष्ट है, इनको क्या है? बाहर निकाला जाता है, उनका पुनः अवशोषण नहीं किया जाता। भी ठीक है, ये जहरीला है, ये विषाक्त होता है। तो यूरिया है उसको बाहर निकाला जाता है, यूरिया का पुनः अवशोषण नहीं होता। ग्लूकोज का, लवण का और एमिनो अम्ल और जल का पुनः अवशोषण हो जाता है। चीजें समझ में आई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु HCl मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? जब कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु HCl मिलाया जाता है तो क्या होता है? देखो भी कॉपर ऑक्साइड अपने पास में अभिक्रिया करवा के देखते हैं अपन। कॉपर ऑक्साइड है ये लो, और इसके साथ में HCl के साथ में अभिक्रिया करवा दी, तो अभिक्रिया में क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड बन जाएगा CuCl2, और प्लस में आपके पास में H2O जल बन जाता है। अब ये मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया था, भी कॉपर क्लोराइड होता है ना, ये इसका जो रंग होता है वो नीला हरा रंग होता है। नीला हरा रंग होता है, ये चीजें ध्यान में रखना, नीला हरा रंग होता है। ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड का नीला हरा रंग होता है, और कॉपर जो होता है वो 2 की फॉर्म में है। यहाँ पे कॉपर है ना वो 2 की फॉर्म में, 2 पॉजिटिव है कॉपर। ठीक है, एक तो होता है क्यूप्रिक, एक होता है क्यूप्रस। क्यूप्रस होता है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड होता है वो Cu2O, ये क्या होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर है वो कॉपर की जो संयोजकता होती है वो +1 होती है भी। ठीक है, और एक होता है क्यूप्रिक, जो होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO, ये क्या होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, और क्यूप्रिक ऑक्साइड के अंदर है वो आपकी कॉपर की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? +2 होती है। कॉपर की संयोजकता क्या होती है? +2 होती है। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया है भी। एक तो होता है क्यूप्रस, क्यूप्रस के अंदर है वो कॉपर की जो संयोजकता है वो +1 होती है। क्यूप्रिक, क्यूप्रिक के अंदर है वो +2 होता है कॉपर। तो यहां पे +2 की फॉर्म में है, अभी यहां पे क्या है? +2 की फॉर्म में है। अब सर जी आपको कैसे पता चला? देखो क्लोरीन होता है ना, ये मान लो भी कॉपर को तो छोड़ दो एक बार, क्लोरीन होता है वो तो Cl नेगेटिव होता है, Cl1 नेगेटिव होता है भी। क्लोरीन तो Cl1 नेगेटिव होता है भी, इसमें तो कोई 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव तो होता ही नहीं है, Cl1 नेगेटिव एक ही होता है ये। अब आपको पता है भी जब अपन इसकी फॉर्म बनाते हैं इस प्रकार से, इसको एक प्रकार से सूत्र यौगिक बनाते हैं, तो ये क्या है? इसकी संयोजकता इनके पैरों में आती है, इसकी संयोजकता वो इनके पैरों में आती है, तो इसकी संयोजकता तो एक कहती है, इनके पैरों में आएगा ही नहीं कुछ, तो ये हो जाए कॉपर। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी है? तो मैंने यहाँ पे CuCl2 लिखा है, तो 2 लिखा है, तो ये कॉपर की संयोजकता आई है ना इसके पैरों में। और कॉपर के पैरों में किसकी संयोजकता है? क्लोरीन की है, तो इसके कोई संयोजकता नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्लोरीन है वो 1 नेगेटिव है, तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड, और ये भी किस में आएगा? नीले हरे रंग में आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सेकंड है ना, ये बता रहा है भी कॉपर है वो सेकंड की फॉर्म में है, थर्ड की फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे कॉपर क्लोराइड नीले हरे रंग का है भी, नीले हरे रंग का है, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड का मतलब होता है भी कॉपर है वो +2 की फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी दिए गए परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करके अमोनिया NH3 के आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए, जहां पे नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 14 है, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है वो आपको 1 दे रखा है। अब देखो भी NH3 है, NH3 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 14 है, तो 14 रख दो, प्लस में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1 है, तो 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है कितने? 3 है, तो 1 हाइड्रोजन का 1 है, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो द्रव्यमान आया वो कितना आया? 17U। U यहाँ पे क्या है? यूनिफाइड, यानी किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान मापा जाता है वो AMU में मापा जाता है भी। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई,
किसी भी, ये क्वेश्चन पूछा गया है ALP 2024 के अंदर भी, किसी भी यानी परमाणु का द्रव्यमान किसमें मापा जाता है, तो परमाणु का द्रव्यमान AMU यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई में मापा जाता है। परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान इकाई में मापा जाता है, और इससे है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया यू से यूनिफाइड, शॉर्ट टर्म में लिखते हैं इसको यू से यूनिफाइड के रूप में। तो यहां पे 17U आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा में शामिल होती है, कोई पिंड है उसकी यांत्रिक ऊर्जा है वो शामिल होती है। अब आपको पता है भी यांत्रिक ऊर्जा, कोई भी पिंड है उसकी यांत्रिक ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग ही क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। दोनों का योग ही क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो यहां पे अगर अपन बात करें भी यांत्रिक ऊर्जा कौन सी होती है, जैसे मोटर है, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर है, ये क्या करती है, विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करती है, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर चेंज करती है। यानी यांत्रिक ऊर्जा जिस गोल गोल घूमना ही क्या है, यांत्रिक ऊर्जा होती है भी, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा और आपकी गतिज ऊर्जा दोनों को शामिल करके बनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, या फिर ये बोल सकते हो आप, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, किसी विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है उससे क्या कहा जाता है। तो इससे यानी परिवर्ती प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है, परिवर्ती प्रतिरोधक का मतलब होता है भी प्रतिरोध को बदलने वाला, प्रतिरोध को बदलने वाला और प्रतिरोध को बदल करके क्या करता है, ये धारा का नियंत्रण करता है, धारा का नियंत्रण करता है। तो परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है, यानी प्रतिरोध को बदल करके क्या करता है, ये धारा को कंट्रोल करता है। तो इसे क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं या फिर धारा नियंत्रक बोलते हैं। धारा नियंत्रक का कार्य क्या होता है, धारा नियंत्रक का कार्य होता है धारा को नियंत्रित करना। लेकिन ये धारा को कंट्रोल कैसे करेगा, प्रतिरोध को चेंज करके। प्रतिरोध, अगर धारा आपको कम करनी है तो प्रतिरोध को बढ़ा देगा, और धारा अगर आपको तेज करनी है तो प्रतिरोध को क्या कर देगा, कम कर देगा। प्रतिरोध को कम करेगा, क्योंकि प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध और धारा आपको पता है भी फॉर्मूला क्या होता है इसका। जैसे ओम के नियम से अपन बात करें भी, V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, एक बार V को कांस्टेंट मान लो, I बराबर क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। अब यहां पे देखो भी I और R के अंदर है वो दुश्मनी का रिलेशन हो जाता है भी, ठीक है, दुश्मनी का रिलेशन है भी। I और R के अंदर दुश्मनी का रिलेशन है। अगर आप I बढ़ाओगे यानी धारा बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ाओगे तो धारा है वो आपकी घट जाएगी भी। ये इसके अंदर है वो एक प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा क्रम होता है भी। धारा बढ़ाओगे प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध बढ़ाओगे तो धारा घट जाएगा। तो ये जो रियोस्टेट है ना, रियोस्टेट धारा नियंत्रक है, ये क्या कार्य करेगा, ये प्रतिरोध को, जब आपको धारा को कम करना है ना तो ये प्रतिरोध को बढ़ा देगा, प्रतिरोध को बढ़ा देगा तो धारा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और जैसे ही धारा ज्यादा करनी है तो ये प्रतिरोध को घटा देगा, प्रतिरोध को घटाएगा तो धारा ज्यादा हो जाएगी भी। तो धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। वोल्ट मीटर है, ये विभवांतर को मापने का कार्य करता है, विभवांतर, ये विभवांतर मापने का कार्य करता है, इसे V से डिनोट किया जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर है, ये धारा बताता है, ठीक है। और धारा मापी जो एमीटर है ये धारा को मापता है भी, और ये आपका श्रेणी क्रम में लगा होता है भी। ये जो धारा मापी होता है, एमीटर होता है, ये श्रेणी क्रम में लगा होता है। ये जो वोल्ट मीटर है ये आपका किस में लगा होता है, वोल्ट मीटर, ये आपका समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में लगता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए समीकरण में कौन सा पदार्थ अपचयित होता है। एक होता है अपचयित होता है, एक होता है उपचयित होता है। एक क्या होता है भी, उपचयित होता है। अब यहां पे जिंक ऑक्साइड है,
जिंक ऑक्साइड की अपक्रिया है वो कार्बन के साथ में करवा दी, तो जिंक बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब देखो भी पहले क्या था, अब अपचयित किसे कहते हैं, अपचयित किसे कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या फिर ऑक्सीजन हटे, यानी प्लस का मतलब जुड़ना और माइनस का मतलब यहां पे मैं हटा रहा हूं, यानी प्लस का मतलब तो जुड़ रहा है और माइनस का मतलब अभी हट रहा है, यानी ऑक्सीजन हटे, तो उसे क्या बोलते हैं, अपचयित बोलते हैं। और उपचयित किसे बोला जाता है, तो उपचयित है वो हाइड्रोजन तो हटे या फिर ऑक्सीजन क्या हो, जुड़े, तो उसे क्या कहेंगे, उपचयित कहेंगे। तो यहां पे आपको अपचयित बताना है। तो देखो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड जैसे ही अपक्रिया हुई तो यहां पे ऑक्सीजन थी पहले और अब ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी जिंक ऑक्साइड का अपचयित हो गया, अभी जिंक ऑक्साइड है वो क्या हो गया, अपचयित हो गया, ठीक है। और कार्बन के साथ में अपक्रिया करवा रहा है, कार्बन के साथ में अपक्रिया करवा रहा है, पहले इसके साथ में ऑक्सीजन नहीं था और अब ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया भी कार्बन ऑक्साइड है, सॉरी कार्बन है, कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का यहां पे उपचयित हो रहा है और जिंक ऑक्साइड है वो आपका अपचयित हो रहा है। भी ये चीजें ध्यान में रखना, जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड के साथ से ऑक्सीजन हट रही है और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, भी पहले कार्बन के साथ में ऑक्सीजन थी नहीं और अब यहां पे अपक्रिया होते ही कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आ गई, तो कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियों कैसे हिलाता है। एक पौधा है वो जैसे ही अपन पौधे को टच करते हैं तो वो अपनी पत्तियां हिलाता है भी। अब वो पत्तियां अपनी कैसे हिलाएगा, ये कल वाली क्लास में भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया था इस चीज का। तो जैसे अपन बात कर लेते हैं, छुई मुई का पौधा है, छुई मुई का पौधा है और जैसे ही टच करते हैं तो उनकी पत्तियां वो मुरझा जाती है। तो देखो भी छुई मुई के पौधे के अंदर वो पानी का दाब होता है, भी पानी का दाब होता है जिसके कारण उनकी जो पत्तियां वो कड़क होती है एकदम, ठीक है, पानी का दाब होता है। और जैसे ही अपन टच करेंगे ना तो छुई मुई का पौधा है वो एक जो टर्गर दाब है, पानी का जो टर्गर दाब है, उस टर्गर दाब को क्या कर देता है, वो कम कर देता है भी, ठीक है। और उस पानी के दाब को कम कर देता है, पानी के दाब को कम करने के कारण है वो छुई मुई की पत्तियां, जो छुई मुई का जो पौधा है उसकी जो पत्तियां है वो क्या है, मुरझा जाती है भी, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसमें पानी की मात्रा को बदल देता है भी, पानी की मात्रा को बदल करके क्या करता है, अपनी पत्तियों को हिलाता है। पहले छुई मुई के पौधे की पत्तियां वो कड़क होती है, ठीक है, और जैसे अपन टच करेंगे, टच करने पर एक हार्मोन रिलीज होगा भी, ठीक है, और वो हार्मोन है वो जो पानी का टर्गर दाब है उस दाब को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो दाब को कम करने पर क्या हो जाता है, उसमें पानी की मात्रा, दाब कम होने पर उनकी पत्तियां वो मुरझा जाती है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी घरेलू परिपथों में प्रयुक्त उपकरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एसी गीजर जैसे भारी क्रम में संयोजित होते हैं तथा बल्ब ट्यूबलाइट जैसे हल्के उपकरण है वो पार्श्व क्रम में संयोजित होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी एसी गीजर अब श्रेणी क्रम में कौन सा होता है, जैसे विवाह शादियों में आपने देखा होगा भी जो लड़ियां लगी होती है, फैंसी लाइटें लगी होती है बाहर, ठीक है, वो क्या होती है, वो श्रेणी क्रम में होती है। और श्रेणी क्रम का एक ये होता है भी, श्रेणी क्रम को अपन एक ही बटन से, एक ही स्विच से उसको कंट्रोल कर सकते हैं भी सभी को, ठीक है। और उसका जो एक नेगेटिव जो पॉइंट होता है वो ये होता है भी, अपन अगर एक भी अप्लायंस, अपना एक भी उपकरण है वो फ्यूज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो बाकी सारे के सारे जो अप्लायंस है, उपकरण है, वो क्या है, बंद हो जाएंगे भी, ठीक है। तो यही है वो एक इसका क्या नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। और सभी उपकरण है वो पार्श्व क्रम में संयोजित होते हैं। तो घरेलू जो परिपथ होता है ना, उसमें सभी के सभी उपकरण है वो पार्श्व क्रम में संयोजित होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। और सभी उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं, श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं होते। अगर ये मान लो भी श्रेणी क्रम में संयोजित होते तो श्रेणी क्रम में अपन क्या है, एक ही स्विच से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लो भी घर के अंदर है वो एक अपने पास में ट्यूबलाइट है, एक पंखा है, ठीक है, और उसके बाद में एक आप ये मान लो भी टेबल फैन है, एक
तो इन सभी को हमने क्या श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। तो हमको क्या है, बल्ब को बंद करना है, यानी ट्यूबलाइट को बंद करना है, फैन को चलते रहना है, फैन है, फ्रीज है, ठीक है, एसी है, इन सभी को चालू रखना है आपको, लेकिन आपको जो ट्यूबलाइट है उसको बंद करना है। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्यूबलाइट को बंद करोगे तो सारा उपकरण है वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारे के सारे वो एक ही स्विच से कंट्रोल होते हैं भी। उसके बाद में एसी गीजर जैसे भारी उपकरण पार्श्वक्रम में, पार्श्वक्रम का मतलब होता है समांतर क्रम, पार्श्वक्रम का मतलब क्या होता है, समांतर क्रम होता है। समांतर क्रम में, और ट्यूबलाइट जैसे उपकरण है वो श्रेणी क्रम में, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहां पे घरों के अंदर जो उपकरण लगे होते हैं वो सारे के सारे पार्श्वक्रम यानी समांतर क्रम में क्या होते हैं, लगे होते हैं। अगर फैन है जल गया, या मान लो फैन खराब हो गया तो फैन ही बंद होगा भी, यहाँ पे ट्यूबलाइट है वो बंद नहीं होगी आपका समांतर क्रम या पार्श्वक्रम में, ठीक है। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कौन सा दर्पण ऐसा है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है भी। तो यहां पे देखो भी, एक मैं आपको नाम बताता हूं भी, उत्तल दर्पण। उत्तल, चाहे दर्पण की बात कर लेना, चाहे आप लेंस की बात कर लेना, ठीक है। दूसरा मैं बात करूंगा यहां पे अवतल। अवतल चाहे आप दर्पण की बात कर लेना या फिर आप लेंस की बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी और क्षमता, फोकस दूरी और क्षमता, ये क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होगी, धनात्मक होगी। यानी उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमताएं हैं वो धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी और क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है, याद रखना। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऋणात्मक। अवतल दर्पण या अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी और ये क्षमताएं हैं वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बर्फ का गलनांक है, गलन बिंदु, बर्फ का गलनांक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो एक तो होता है हिमांक बिंदु, हिमांक, और एक होता है आपका गलनांक, जिसके ऊपर गले वो गलनांक होता है। हिमांक जिसके ऊपर जमना शुरू हो जाए वो हिमांक होता है भी, ठीक है। ये क्या होता है, आपका हिमांक बिंदु होता है। तो इसके अंदर बर्फ का गलनांक आपको पूछा है, और याद रखना बर्फ का गलनांक और हिमांक दोनों बिंदु है वो समान ही होते हैं। क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको नहीं दे रखा, फारेनहाइट में पूछ ले तो 32 डिग्री फारेनहाइट, तो ये भी नहीं दे रखा। तो अगर केल्विन में दे रखा हो तो केल्विन होता है 273.15 केल्विन, ये केल्विन में आ जाएगा भी। तो बर्फ का गलनांक और हिमांक दोनों ही समान बिंदु होते हैं, और दोनों ही समान बिंदुओं के ऊपर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273.15 केल्विन या फिर 32 डिग्री फारेनहाइट, ये क्या है, बर्फ का गलनांक और हिमांक बिंदु है, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पीएच मान के संदर्भ में सही है। अब पीएच मान के संदर्भ में सही कौन सा है, तो मनुष्य के दांतों की सड़न है वो मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर होता है क्या, मुंह की सड़न नहीं होता भी। यानी मनुष्य के दांतों की सड़न मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से अधिक होने पर नहीं, 5.5 से कम होने पर होता है भी। और ये अधिक यानी यहाँ पे जिस ओर मुख खुला हो वो अधिक होता है, जिस ओर मुख बंद हो वो कम होता है भी। तो 5.5 से अधिक होने पर मुंह की सड़न नहीं होती, 5.5 से कम होने पर होती है भी। और मानव शरीर का पीएच प्रास, मानव शरीर का जो कौन से पीएच प्रास के ऊपर कार्य करता है, मानव शरीर का काम है वो कौन से पीएच पर करता है, तो मानव शरीर का जो मानव शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच के ऊपर है वो कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद में अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान है वो 8 से अधिक होने पर अम्लीय वर्षा नहीं होती,
5.6 से कम होने पर, 5.6 से अगर कम है तो वो क्या है, अम्लीय वर्षा होगी। और 5.5 से अगर कम पीएच मान आ जाता है मुंहे का, तो दांतों के अंदर है वो सड़न उत्पन्न होती है भी। तो दोनों के दोनों गलत है, दूसरा इसमें सही है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी, इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल वह अधिकतम होता है, यानी बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण निम्नलिखित में से कितना होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, ए यहां पे क्या होता है और बी यहां पे क्या होता है और साइन थीटा यहां पे क्या होता है। देखो भी बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, और ए वो वस्तु होती है जिसने स्थान घेरा है। ठीक है, ए है वो वस्तु है जिसने स्थान घेरा है, बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और साइन थीटा हो गया भी वस्तु और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बना कोण है, वो साइन थीटा हो जाएगा भी। अब देखो भी साइन थीटा के अंदर अधिकतम मान किसका होता है, आपको पता है भी साइन थीटा, साइन 90 डिग्री का जो मान है, साइन 90 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है, 1 होता है भी। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का जो मान है वो क्या होता है, 0 होता है भी। तो यहां पे अधिकतम पूछा है, अधिकतम कब होगा, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, दोनों के बीच में क्या हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तब क्या है अधिकतम बल लगेगा। और न्यूनतम बल कब लगेगा, जब दोनों के बीच में 0 डिग्री का हो, या फिर ये बोल सकते हैं भी जब दोनों समांतर क्रम में हो। जब दोनों समांतर क्रम में हो तो न्यूनतम होगा, और जब दोनों लंबवत हो तब उसमें बल है वो अधिकतम लगेगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल तब अनुभव होता है, तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अनुवर्तन। अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन करना आपको। जलानुवर्तन किसे कहा जाता है, तो पानी की ओर संचलन को जलानुवर्तन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी पानी की ओर संचलन को अपन जलानुवर्तन भी बोलते हैं, और इसे अपन गुरुत्वानुवर्तन भी बोल सकते हैं। वे पानी जमीन के अंदर है और पौधे की गति है वो जमीन की ओर, यानी पौधे के जड़ की गति जमीन की ओर होगी, और जमीन की ओर होगी तो वहां पे नीचे की ओर क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो वो अपन पानी की और संचलन को जलानुवर्तन बोलते हैं, या फिर इसे गुरुत्वानुवर्तन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रकाशानुवर्तन यानी प्रकाश की ओर गति, तो पानी की ओर संचलन को प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि सूर्य की ओर, यानी सूर्य की ओर संचलन ही क्या कहलाता है, वो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में होती है। पृथ्वी या फिर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में गुरुत्वानुवर्तन होता है। रसायन की ओर संचलन को रसायनानुवर्तन कहते हैं। पृथ्वी या फिर गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में जो गति होती है उससे क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। पानी की ओर संचलन को जलानुवर्तन कहते हैं, और सूर्य की ओर संचलन को क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए, तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे भी। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी। उस नोट्स के फोल्डर से तीनों के तीनों कंप्लीट नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उनकी आप कॉपी निकलवा सकते हैं बढ़िया तरीके से। आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप इन तीनों नोट्सों को कंप्लीटली रीड कर लेते हैं
तो आपको साइंस के अंदर और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भी, ठीक है। और ग्रुप डी के अंदर है वो 20 प्लस क्वेश्चन, 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन है, वो आपको सही करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त ये है भी आपको कंप्लीटली बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हिंदी मीडियम में है। 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसके ऊपर आधारित बनाए गए हैं भी, ठीक है। अब देखो भी क्वेश्चन ये पूछता है भी कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाला एक वायरल संक्रमण है, यानी एक वायरस संक्रमण होना चाहिए भी, वायरल यानी वायरस संक्रमण होना चाहिए। तो HIV है वो वायरस के द्वारा फैलता है। मस्सा जिसे वारट रोग बोलते हैं ये भी क्या है, वायरस के द्वारा फैलता है। सुजाक और सिफिलिस ये जीवाणु जनित रोग है भी, ये क्या है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। और ये आपका STD है भी, और ये भी आपके दोनों के दोनों क्या है, STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, वायरस जनित रोग है भी, ये आपके वायरस जनित रोग है। HIV रोग है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV है। ये आपका किससे फैलता है, HIV से एडस होता है भी। यौन संक्रमण से फैलने वाले वायरल संक्रमण कौन सा है, तो HIV और मस्सा, ये आपका 2 हो जाएगा, जो कि इसके अंदर A और C, A और B, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। A और B है वो वायरस है से फैलने वाले हैं। सुजाक और सिफिलिस है ये आपके जीवाणु जनित रोग है भी, ये भी STD है। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है भी। पादप कोशिका है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहां पे होती है, ये आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया राइबोसोम में होती है क्या, नहीं, राइबोसोम है वो उनका निर्माण करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। केंद्रक है वो सभी कोशिका के ऊपर है, वो कंट्रोल करता है। सूत्रकणिका है उससे अपन क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, जो कि कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, जिसमें ATP बनता है भी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हरित लवक है ना, हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है भी, हरित लवक होता है ना उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल है ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसके बाद में उस ऊर्जा को, जो सूर्य ऊर्जा है उसको क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है। तो हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है पादप कोशिका के अंदर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है भी। और केंद्र की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 के अंदर। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और प्रोटीन की फैक्ट्री है वो राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम की फैक्ट्री है वो केंद्रिका को बोला जाता है। केंद्रिका की खोज है वो फोंटाना ने की थी भी, ठीक है। ये लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है वर्णी लवक, वर्णी लवक होता है, एक आपका अवर्णी लवक होता है, अवर्णी लवक होता है, और एक आपका हरित लवक होता है भी, हरित लवक। अब वर्णी लवक है ये क्या करता है, ये आपका रंग प्रदान करता है भी। अवर्णी लवक है ये आपका भोजन का स्टोर करता है भी, भोजन का स्टोर करता है। और हरित लवक है ये भोजन का निर्माण करता है भी, ये क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी एक पिंड पर 10 न्यूटन का नियत बल लगाने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य ज्ञात करो। तो आपके पास में नियत बल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, 2 मीटर का विस्थापन होगा। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपके पास में बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन है वो आपका कार्य हो गया। तो बल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है, और विस्थापन कितना हो रहा है, तो कार्य बराबर होता है आपका बल 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 इंटू बल इंटू विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 का, तो यहां पे टोटल आपके पास में क्या है, 20 मीटर का विस्थापन हुआ भी, 20 जूल का,
यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है भी। तो 20 जूल का कार्य हुआ, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा Q समय t जिसके लिए आवेश प्रवाहित होता है और चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के बीच सही संबंध क्या होता है। आपको पता है भी Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT, ये फॉर्मूला होता है भी इसका, Q बराबर IT होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, फिर I बराबर हो जाएगा Q अपॉन में T। I बराबर क्या हो जाएगा भी, Q अपॉन में T। देख लो भी Q अपॉन में T कौन से में, I बराबर Q अपॉन में T, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। यानी I यहाँ पे धारा है, Q यानी कुलाम है और T यानी समय है। तो धारा की यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाएगी, यानी 1 सेकंड के अंदर कितने कुलाम यहाँ पे प्रवाहित हो रहे हैं वही उनकी धारा हो जाएगी भी, ठीक है। कितने समय में कितने कुलाम धारा प्रवाहित, कितने कुलाम आवेश हो या फिर कितने कुलाम प्रवाहित हो वही धारा हो जाएगी, वही एम्पियर धारा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का मात्रक होता है, क्योंकि कार्य का जो मात्रक होता है ना वो होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है भी, जूल होता है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है भी। तो दोनों का मात्रक सेम ही होता है भी। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग को अपन पी से लिखते हैं। संवेग बराबर होता है mv, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। और वेग में परिवर्तन की दर है वो किसके समानुपाती होती है, तो बल के समानुपाती होती है। ये ALP 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा संवेग का, फिर यानी जो आपका द्रव्यमान होता है उसको केजी में मापा जाता है, ठीक है, और प्रति केजी में मापा जाता है और उसके बाद में किलोग्राम में मापा जाता है। और वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो केजी मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा भी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। बल बराबर क्या होता है, तो F बल होता है F बराबर क्या हो जाएगा भी, तो F बराबर हो जाएगा ma, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। और त्वरण बराबर क्या होता है, V माइनस यू अपॉन में T होता है भी। V माइनस यू अपॉन में T है वो आपका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का मात्रक होता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को ज्ञात करने में सहायक होती है। यानी किसी राशि, यानी कौन सी राशि है जो किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को ज्ञात करने में सहायता करती है। तो कोई मशीन है वो कार्य कर रही है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है भी। आप किसी कार्य को कर रहे हैं, आप एक दिन के अंदर 2 कार्य कर रहे हैं या फिर एक दिन के अंदर है, ये मान लो भी आप 20 जूल कार्य कर रहे हैं, तो वो आपकी कैपेसिटी है भी, आपकी शक्ति है, उस शक्ति के हिसाब से आप कार्य कर रहे हैं। तो मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। क्या कहलाएगी, शक्ति यानी पावर। तो मशीन की पावर कितनी है वो उस हिसाब से क्या करेगी, कार्य करेगी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और यहां पे शक्ति बराबर क्या हो जाएगा अभी, शक्ति बराबर होता है आपका, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटे समय हो जाएगा अभी, कार्य बटे समय हो जाएगा। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन की शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करने पर निम्न में से किस उत्पाद का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। देखो भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH की ट्वाइस, और इसकी क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करवा दो। क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करवाओगे तो ये बन जाएगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, H2O जल बन जाएगा भी। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी ये क्या बनेगा आपका, विरंजक चूर्ण बोलते हैं जिसे, ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण कहा जाता है इसको। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण जो कि क्या करता है, पानी यानी पेयजल को रोगाणु रहित करता है भी, रोगाणु रहित करता है। पेयजल को रोगाणु रहित करने का कार्य विरंजक चूर्ण करता है। और वैसे ये रंग उड़ाने का भी कार्य करता है, रंग उड़ाने का कार्य भी करता है।
तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जल की स्थायी कठोरता को दूर कौन करता है, अभी इसी क्लास में पढ़ के आए हैं। जल की स्थायी कठोरता को दूर है वो आपका कैल्शियम, ये सोडियम कार्बोनेट करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, धावन सोडा बोलते हैं भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से किस उत्पाद का निर्माण होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है जल के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है भी आपका NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में H2O जल के साथ में अभिक्रिया करेगा, तो निम्न में से किस उत्पाद का निर्माण होगा। तो जल के साथ में अभिक्रिया ये इस प्रकार से नहीं करेगा, जल के साथ में अभिक्रिया है ये इस प्रकार से नहीं करेगा। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन अपन लेंगे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपने पास में क्या है, ये इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है, और इसमें अपन धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करेंगे तो आपको पता भी Na पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है भी। तो जो कि आपका कैथोड है ना, कैथोड तो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एनोड है ना, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एनोड के ऊपर तो आपका नेगेटिव यानी OH नेगेटिव आयन आएगा, और कैथोड के ऊपर है वो आपका Na पॉजिटिव आयन आ जाएगा। तो दोनों Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के अंदर वो ये टूट जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तब ये इस प्रकार से टूटेगा। चीजें समझ में आई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें भी। जो भी चैनल पर नया है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। पैरामीशियम है, जीवाणु है, क्लेमाइडोमोनास है, और आपका कवक है। कवक है ना, ये आपका एक कोशिकीय जीव नहीं है भी, ये आपका क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। तो यहाँ पे पैरामीशियम, जीवाणु और क्लेमाइडोमोनास, कवक आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। बाकी सारे के सारे है वो आपके एक कोशिकीय जीव हो जाएंगे। क्लेमाइडोमोनास है, जीवाणु है, बैक्टीरिया बोलते हैं जिसको, और पैरामीशियम है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, कवक। और कवक के अंदर है वो जनन होता है, वो किस विधि से होता है, चल बीजाणुओं के द्वारा होता है भी। चल बीजाणुओं के द्वारा है वो, इसमें क्या होता है भी, जनन होता है भी। पैरामीशियम, जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास ये आपके एक कोशिकीय जीव हैं, और कवक है वो बहुकोशिकीय जीव है भी। ठीक है, आगे देखो भी, के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक उत्पन्न होते हैं। किसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक उत्पन्न होते हैं। देखो, उत्तक है वो 2 प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक की बात कर रहा हूं मैं। पादप उत्तक है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला पादप उत्तक है वो आपका विभज योतक उत्तक हो जाएगा, और दूसरा जो आपका पादप उत्तक है वो कौन सा हो जाएगा, पहला विभज्योतक हो जाएगा, और दूसरा है वो आपका ये पहला विभज्योतक उत्तक हो गया, और दूसरा आपका सरल स्थायी उत्तक, दूसरा आपका स्थायी उत्तक हो गया। सरल स्थायी नहीं, स्थायी उत्तक। ठीक है, स्थायी उत्तक हो जाएगा। अब देखो, विभज्योतक जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, अब इसके अंदर क्या होता है भी, इसके अंदर सारी की सारी कोशिकाएं हैं वो विभाजित होने वाली होती है, यानी जो क्या है, लगातार डिवाइड होने वाली होती है, लगातार विभाजन का कार्य करती रहती है। जहां पे अपन ये बोल सकते हैं भी, जहां पे वृद्धि का कार्य चल रहा है, जहां पे वृद्धि हो रही है पौधे के अंदर, लंबाई में हो चाहे वो चौड़ाई के अंदर वृद्धि हो, वहां पे विभज्योतक उत्तक होगा। और विभज्योतक उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो निरंतर क्या करती रहती है, विभाजित होती रहती है। और जब ये विभाजन की क्षमता खो देती है, विभाजन की क्षमता है वो खो देती है, तो विभाजन की क्षमता खोने के बाद में ये क्या करती है भी, एक स्थायी रूप ले लेती है, एक स्थायी रूप ले लेती है, और स्थायी रूप लेकर के एक स्थायी कार्य करने लग जाती है, एक स्थायी कार्य करने लग जाती है, और उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, स्थायी उत्तक बोलते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं हैं वो विभाजन की क्षमता खो देती है और एक स्थायी रूप और आकार लेकर के एक स्थायी कार्य करने लग जाती है,
उस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, विभेदीकरण बोलते हैं भी। उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन तो आप तो समझते होंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसके अंदर है वो अपन ये बोल सकते हैं भी, ये आपका जैसे तने से, अगर तने से किसी पौधे को, जैसे गन्ना है, गन्ने को तने से लगाया जाता है तो वो कायिक प्रवर्धन हो गया, ठीक है। जिसकी जड़ें हैं, जड़ों से अगर अपन किसी पौधे को लगाते हैं, जैसे शकरकंद की जड़ें हैं ना, वो जनन का कार्य करती है, तो वो एक कायिक प्रवर्धन हो गया। जैसे अपन गुलाब लगाते हैं, गुलाब की कलम लगाते हैं, तो वो भी एक क्या हो गया आपका, स्थायी प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन हो गया भी, ठीक है। और उसके बाद में पत्थर चट्टा है, ब्रायोफिल्म बोलते हैं जिसको, जिसकी पत्ती है वो क्या, जिसकी पत्ती है वो जनन का कार्य करती है, तो वो भी क्या हो गया, एक प्रकार से कायिक प्रवर्धन हो गया अभी, ठीक है। अंकुरण, किसी चीज को उगाना, वो क्या होता है, अंकुरण हो गया अभी, ठीक है। तो विभेदीकरण किसे कहते हैं, जब कोई कोशिका विभाजित होने की शक्ति है वो खो देती है और एक स्थायी रूप और स्थायी आकार लेकर के एक स्थायी कार्य करने लग जाती है, तो उसे ही विभेदीकरण बोलते हैं भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, पाचन ग्रंथियां और उसके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन करना आपको। तो यहां पे यकृत से पीत रस का स्त्राव होता है, बिल्कुल सही बात है, यकृत है वो पीत रस का स्त्राव करता है, ठीक है। और ये संचय कहां पे होता है, इकट्ठा कहां पे होता है, तो ये पित्ताशय में, पित्ताशय के अंदर है वो इसका संचय होता है, यानी इकट्ठा होता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, बिल्कुल सही बात है भी। और जिसका जो पीएच मान होता है वो लगभग 7.8 के करीबन होता है भी अग्नाशय रस का। उसके बाद में जठर ग्रंथियों से पेप्सिन एंजाइम निकलता है, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, बिल्कुल सही बात है। और लार से ट्रिप्सिन एंजाइम नहीं निकलता भी, लार से ट्रिप्सिन एंजाइम नहीं निकलता। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ना, ये आपका अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय से निकलता है भी ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम है ये आपका अग्नाशय से निकलता है, और ये एक प्रकार से ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन का ही पाचन करता है भी। लेकिन लार से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो लार से आपका लाइसोजाइम, लाइसोजाइम या फिर लार एमाइलेज, लार एमाइलेज या लाइसोजाइम एंजाइम है वो लार ग्रंथि से निकलता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सही, ये आपका सही नहीं है, ये गलत है भी। लार से ट्रिप्सिन नहीं निकलता, लार से लाइसोजाइम या फिर लार एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम निकलता है, और ट्रिप्सिन एंजाइम है वो अग्नाशय से ही निकलता है, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, किसी चालक के शिरों पर विभवांतर प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है। चालक के शिरों के ऊपर विभवांतर कौन प्रदान करता है, विभवांतर है वो गैल्वेनोमीटर, तो विभवांतर को मापने का कार्य, ये गैल्वेनोमीटर है वो धारा की दिशा बताता है, धारा की दिशा बताएगा गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर है ये विभवांतर मापता है भी, ये विभवांतर मापता है। एमीटर है ये धारा को मापता है भी, ये धारा को मापता है, ठीक है। और बैटरी है ना, ये विभवांतर उत्पन्न करती है भी, ये क्या करती है, विभवांतर उत्पन्न करती है भी। 5 वोल्टेज की बैटरी है तो ये 5 वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न करेगी भी, ठीक है। और यहां पे बैटरी दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न करती है, प्लस और माइनस दोनों सिरों के बीच में ये क्या करती है, विभवांतर उत्पन्न करती है। विभवांतर का मतलब हो गया भी अंतर उत्पन्न करना, दोनों के बीच में अंतर उत्पन्न कर देती है ये, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वोल्टमीटर। किसी चालक के शिरों पर विभवांतर प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है। वोल्टमीटर तो विभवांतर मापने का कार्य करता है भी, विभवांतर प्रदान थोड़ी ना करता है। बैटरी विभवांतर प्रदान करेगी भी। किसी चालक के शिरों पर विभवांतर प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है, तो विभवांतर मापने का जो कार्य करता है वोल्टमीटर है वो विभवांतर मापने का कार्य करता है भी, ये विभवांतर मापता है भी। और विभवांतर उत्पन्न करता है वो कौन करता है, प्रदान करना और उत्पन्न करना तो बात एक ही है, बैटरी है वो वोल्टमीटर ये विभवांतर प्रदान करेगी भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में कली बनने का क्या कारण है। हाइड्रा के अंदर है वो कली बनने का कारण क्या है। हाइड्रा के अंदर तो एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका विभाजन, एक विशिष्ट स्थान पर
एक विशिष्ट स्थान होता है जिसपे बार बार कोशिका का विभाजन या फिर कोशिका चक्कर या फिर पूरे शरीर में अतिवृद्धि या फिर उत्परिवर्तन। अब इसका मतलब समझो भी, हाइड्रा में कली बनने का कारण क्या है। अब हाइड्रा में जो बडिंग नामक अलैंगिक प्रजनन होता है ना, बडिंग नामक अलैंगिक जो प्रजनन होता है, उस अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया से हाइड्रा का जो शरीर है ना, उसके ऊपर एक विशिष्ट स्थान पर कोशिका विभाजन के कारण एक छोटा सा उभार या फिर अपन बोल सकते हैं कली उत्पन्न होती है। भी कली एक विकसित हो जाती है, ठीक है। और ये धीरे धीरे कली है वो एक छोटा हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाती है। और जैसे ही ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो ये अपने जनक से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका विभाजन, ये हाइड्रा कली बनने का कारण है। भी ये हाइड्रा कली बनने का कारण है, एक छोटा सा उभार के रूप में इस प्रकार से बाहर निकलेगा भी। और जैसे ये क्या है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो वो हाइड्रा से क्या हो जाता है भी, एक अलग हो जाता है भी। इस प्रकार से एक उभार आपने देखा होगा 10th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी उसके अंदर, ठीक है। एक उभार ये एक कली के रूप में बाहर आता है भी। और जैसे ये पूर्णतः विकसित हो जाता है तो अपने हाइड्रा जनक से क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है भी। तो इसे एक विशिष्ट स्थान के ऊपर ये थोड़ी इसका विशिष्ट स्थान है, ये नहीं है भी ये पहली बार यहां पे हुआ दूसरी बार आगे जनन होगा तो ये एक कली है वो यहां पे हो जाएगी, नहीं, ये विशिष्ट स्थान है। ये कली के रूप में जो उभार आएगा वो यहीं पे आएगा भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का सरल रूप क्या है, प्रोटीन का सरल रूप क्या है। तो प्रोटीन है वो एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है भी। एमिनो अम्ल के बीच में क्या पाया जाता है, कौन सा बंध पाया जाता है भी, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बंध पाया जाता है। तो अपन बोल सकते हैं भी प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है भी। एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। तो बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है C3H8O3, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो एमिनो अम्ल से मिलकर के क्या बनता है, एमिनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और एमिनो अम्लों के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, तो ये पेप्टाइड बंध पाया जाता है। और बहुत सारे पेप्टाइड बंध मिलकर के पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। इसीलिए प्रोटीन को क्या बोला जाता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोला जाता है, क्योंकि एमिनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध होता है और बहुत सारे पेप्टाइड बंध मिलकर के पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी इस क्वेश्चन के ऊपर अगली क्लास में फिर से चर्चा करेंगे भी, लेकिन मेरे अनुसार तो ये होना चाहिए भी किसी चालक के शिरों पर विभवांतर प्रदान करने के लिए बोल रहा है। ये विभवांतर मापने के लिए तो वोल्टमीटर का यूज करते हैं, लेकिन विभवांतर प्रदान वोल्टमीटर थोड़ी ना करेगा यार। वो विभवांतर प्रदान करता है वो बैटरी करती है भी, ठीक है। तो विभवांतर प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है, तो वो बैटरी होगा भी। बैटरी विभवांतर प्रदान करती है, लेकिन वोल्टमीटर है ना, ये विभवांतर को मापने का कार्य करता है, ये विभवांतर प्रदान नहीं करता भी। और बाकी आपको अगर ये क्वेश्चन का आंसर कुछ और लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भी। हमने एक पेपर और कंप्लीट किया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।